नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीसी के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर आयोजित हुआ था 27 जून 2023 यानी आज ही के दिन। उस पेपर की जो आंसर की है उसमें आपके राजस्थान जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड यानी राजस्थान जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों के आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेपर की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेपर की। आज के पेपर में यदि हम बात करें तो राजस्थान से पहला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 72। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुक्कुट संख्या, कुक्कुट का मतलब मुर्गियों की जो संख्या है वो कितनी है? तो ये आपका राजस्थान के इकोनॉमी सर्वे से उठाया सीधा सा प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा आपका 146.23 लाख। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 क्वेश्चन, ये भी आपका राजस्थान इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है और इसमें पूछा हुआ है पशुधन संपदा से कौन सी भेड़ काले मुंह यानी ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसका मुंह जो है वो काला होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मारवाड़ी नस्ल। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, वो आपका हिस्ट्री से है। हिस्ट्री से है 108वां प्रश्न और ये है मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? तो राय सिंह को जो मनसब प्रदान की गई थी वो की गई थी 4000 की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108वें प्रश्न का। 109वें प्रश्न की यदि हम लोग बात करें तो जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में निम्न में से किसका योगदान था? तो ये हमें बताना है। तो जयपुर से किसका संबंध है? तो सीधी सी बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा जो कि मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड थे, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर और जयनारायण व्यास का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से था। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 110वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब आपके सामने दे रखे हैं एक तरफ तो किसानों के नाम और दूसरी तरफ आपको दे रखा है किसान आंदोलन का नाम। तो हमें यह बताना है कि कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित है। तो यदि बात करें हम नानक भील और देवलाल गुजर, इनका संबंध बीकानेर आंदोलन से नहीं था। नानजी एवं ठाकरी पटेल ये बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। आगे बात करते हैं देवा गुजर और भवानी शंकर, ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। लेकिन रूपाजी और कृपाजी जो किसान हैं ये आपके बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये बेंगू किसान आंदोलन की जो घटना है जिस दिन रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान शहीद हुए थे, यह आपकी 13 जुलाई 1923 की घटना है। यानी 13 जुलाई 1923 के दिन बेंगू में फायरिंग में रूपाजी और कृपाजी नामक जो 2 किसान थे वो आपके शहीद हो गए थे। उसके बाद आगे बात करते हैं भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9 भरतपुर, जहां से आपको पता हो तो झाक बाबा की मूर्ति भी मिली है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये 9 जो है वो कौन सी नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है आपका 112वां, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। यानी इनमें से हमें बताना है कि किसको एकीकरण के तीसरे चरण में राजस्थान में शामिल किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उदयपुर जो था इसको एकीकरण के तीसरे चरण में शामिल किया गया था। यदि हम बात करें बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा आपका दूसरे चरण से संबंधित है, अलवर आपका प्रथम चरण जो कि मत्स्य संहिता उससे रिलेटेड है, लेकिन जयपुर जो है वो चतुर्थ चरण से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? यानी हमें गुर्जर प्रतिहार मंदिर के शैली के मंदिर बताने हैं। तो इसमें सबसे पहला है चित्तौड़ किले में स्थित समाधीश्वर मंदिर। समाधीश्वर मंदिर आपका गुर्जर प्रतिहार कालीन नहीं है। फिर गोठ मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर, ये जो मंदिर है ये आपका गुर्जर प्रतिहार कालीन है यानी गुर्जर प्रतिहार कालीन। फिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ये भी आपका गुर्जर प्रतिहार कालीन है। और लास्ट है आपका जगत का अंबिका मंदिर।
तो जगत का अंबिका मंदिर जो है ये भी आपका गुर्जर प्रतिहार कालीन है। इसका मतलब 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ये आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? यानी गोविंद गुरु जो था उनका संबंध किस किसान आंदोलन या किस आंदोलन से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भील आंदोलन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। यानी 4 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं। एक का नाम है गोपाल दास, दूसरा खूबराम, तीसरा सत्यनारायण, चौथा मानमल जैन। इनमें से कौन बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे? यानी हमें यह बताना है कि ये जो व्यक्ति है इनमें से कौन कौन बीकानेर राजद्रोह जो है उस षड्यंत्र में शामिल हैं। तो यदि हम बात करें गोपाल दास की, तो ये आपके बीकानेर षड्यंत्र में शामिल थे। फिर खूबराम और सत्यनारायण, इन दोनों ने इस आंदोलन के लिए वित्तीय सहायता दी थी और ये दोनों भी किससे संबंधित थे? बीकानेर षड्यंत्र से संबंधित थे। लेकिन यदि हम मानमल जैन की बात करें तो इनका संबंध जोधपुर से है, इनका संबंध जोधपुर से है, इसलिए ये सम्मिलित नहीं थे। 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल दास, खूबराम और सत्यनारायण, ये तीनों के तीनों किससे रिलेटेड थे? ये तीनों के तीनों बीकानेर जो षड्यंत्र केस चला था उससे संबंधित थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। प्रश्न है 116, मरुक्षेत्र में जोगी किस तत्ववाद्य के साथ गोपीचंद, भरतरी और सुल्तान निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं? यानी मरुक्षेत्र के जो जोगी हैं उनके द्वारा किस तत्ववाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मरुक्षेत्र के जोगी, इनके द्वारा जो प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है वो है सारंगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपको एक सूची दे रखी है। एक तरफ आपको दे रखा है लोक देवता का नाम और दूसरी तरफ दे रखा है उनका प्रमुख केंद्र। अब यदि हम लोग बात करें कला जी की, तो कला जी का संबंध है आपका रुंडेला से, यानी ए जो ऑप्शन है वो आपका सुमेलित हो जाएगा 2 से, यानी ए सुमेलित हो जाएगा 2 से। फिर हड़बू जी की यदि हम बात करें तो हड़बू जी का संबंध है बंगेटी से, यानी बी जो है वह सुमेलित हो जाएगा किससे? ए से। पाबू जी की यदि हम बात करें तो इनका संबंध कोलुमंड से है और ये सुमेलित हो जाएंगे 4 से, यानी सी सुमेलित हो जाएगा 4 से। और डी जो है गोगा जी का संबंध है दरेवा से, तो ये सम्मिलित हो जाएंगे 3 से। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2, 1, 4, 3। अब हम ऑप्शन देखते हैं, 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बात करते हैं, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? यानी राजस्थान के वे लोक देवता बताने हैं हमें जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। तो वो जो लोक देवता है उनका नाम है मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपादे के कहने पर, यानी इनकी पत्नी का नाम था रूपादे, और इनके कहने पर इन्होंने जो योग दीक्षा ली थी वो ली थी उगमसी से इन्होंने क्या किया था? योग की दीक्षा ली थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। आगे बात करते हैं, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा क्या कहलाता है? यानी मल्लीनाथ जी जो है, नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी जो है उनकी प्रतिमा के पीछे जो पर्दा लगाया जाता है और जो कृष्ण की लीलाओं से रिलेटेड होता है, इसको क्या कहते हैं? तो कोई भी जैसे आपके सामने मूर्ति है और मूर्ति के पीछे जो कलाकृति होती है, और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि हमारी चित्रकला की जो नाथ द्वारा शैली है वो पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछवाई कला। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर 120, और वो है, एक तरफ आपको कुछ पुस्तकें दे रखी है और दूसरी तरफ उनके लेखक दे रखे हैं। यानी सूची 1 जो है इसमें हमें कुछ पुस्तकों की सूची दे रखी है और दूसरी तरफ उनके लेखकों की सूची दे रखी है। हमें इसको सुमेलित करना है। तो यदि हम बात करें हमीरायण की, पहली पुस्तक है हमीरायण के लेखक की यदि हम बात करें तो हमीरायण लिखी गई थी पद्मनाभ के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इससे सुमेलित हो जाएगा। यानी पहला सुमेलित हो जाएगा किससे? 3 से। आगे यदि बात करें
रणमल और छंद, रणमल और छंद जो थी ये लिखी गई थी श्रीधर व्यास के द्वारा, यानी रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर व्यास की। तो 2 जो है वो सुमेलित हो जाएगा किससे? 4 से। आगे बात करते हैं अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका जो है ये लिखी गई थी शिवदास गार्डन के द्वारा, यानी चारण शिवदास गार्डन के द्वारा, गार्डन इनके द्वारा लिखी गई थी क्या? अचलदास खींचीरी वचनिका, यानी इसका मतलब सी सुमेलित हो जाएगा 1 से। और राव जेत शिरो छंद ये लिखा था बिट्ठू सुजा ने, यानी ये सुमेलित हो जाएगा किससे? 2 से। यानी अब हम देखते हैं बी आपका सुमेलित हुआ है 4 से, सी सुमेलित हुआ है 1 से और डी सुमेलित हुआ है 2 से। अब हम ऑप्शन देखते हैं जिसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2। अब देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला ऑप्शन 3 है और वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र, यानी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है यह आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र, इसको कहा जाता है वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको कहा जाता है वागड़ी। उसको क्या कहा जाता है? वागड़ी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वागड़ी। यदि हम बात करें मालवी की, तो मालवी आपकी भाषा है हड़ौती संभाग की, यानी हड़ौती यानी मालवा के पठार से लगने वाला जो भाग है उसकी बोली है हड़ौती। मेवाती अलवर भरतपुर में, जहाँ मेव जाती रहती है वहाँ की, और मारवाड़ी अपने पश्चिम ऑल ओवर राजस्थान की जो भाषा है तो उसको अपन मारवाड़ी बोलते हैं। और उसी के हम अलग अलग ग्रुप देखते हैं जैसे डिंगल, पिंगल। तो आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा की पूछी थी, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की क्या हो जाएगी? वागड़ी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अरावली में से, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? इसका मतलब हमें उस पर्वत शिखर का नाम बताना है जो शेर चोटी है इससे तो छोटा हो और अचलगढ़ से बड़ा हो, अचलगढ़ से बड़ा हो। तो अरावली की यदि हम सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो सबसे बड़ी जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। उसके बाद शेर, शेर के बाद दिलवाड़ा, दिलवाड़ा। उसके बाद जरगा जो कि उदयपुर में स्थित है, और उसके बाद अचलगढ़, अचलगढ़। यानी यहाँ यदि हम बात करें तो शेर और अचलगढ़ के बीच 2 चोटियाँ हैं, एक का नाम है दिलवाड़ा, एक का नाम है जरगा। अब यहाँ यदि हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में कहीं पर भी हमारे सामने दिलवाड़ा नहीं है, जरगा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर और अचलगढ़ के बीच में कौन सी चोटी स्थित होगी? तब हमारा आंसर होगा जरगा, जो कि भोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी है। आगे बात करते हैं, आपको कुछ नृत्यों के नाम दे रखे हैं, वालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य। हमसे पूछा है कि इनका संबंध किस जनजाति से है, यानी वालर, मांदल, लूर, कूद ये नृत्य किस जनजाति के हैं? तब हमारा आंसर होगा गरासिया जनजाति के। ये जो नृत्य हैं किसके हैं? गरासिया जनजाति के। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो हमारे सामने आता है प्रश्न नंबर 124, और 124 है वाकल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है उस नदी का, यानी सीधा सा है कि वाकल और सही किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वाकल और सही की यदि हम लोग बात करें तो वाकल और सही आपकी सहायक नदियां हैं साबरमती की, साबरमती की। साबरमती नदी जो है, जो कि गुजरात की मुख्य नदी है, लेकिन इसका उद्गम राजस्थान से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, साबरमती नदी की ये सहायक नदियां हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 125, एक तरफ आपको झील का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ जिला दे रखा है। अब हमें इसको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो सबसे पहले है आपकी नवलखा झील। नवलखा झील की यदि हम बात करें तो नवलखा झील है आपकी बूंदी में। नवलखा झील कहाँ पे होगी? बूंदी में। फिर बात करें ताल छापर, ताल छापर स्थित होगी चूरू में। ताल छापर कहाँ होगी? चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य भी कहाँ पे स्थित है? चूरू में स्थित है। फिर बात करते हैं तालाबशाही की। तालाबशाही स्थित होगी कहाँ पे? धौलपुर में। तालाबशाही कहाँ स्थित होगी? धौलपुर में। और पचभद्रा जो है, जो कि खारे पानी की झील है, ये कहाँ स्थित होगी? बाड़मेर में। ताल छापर और पचभद्रा
दोनों की दोनों खारे पानी की झीलें हैं, जबकि नौलखा और तालाबशाही मीठे पानी की झीलें हैं। यानी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। यानी पहला सुमेलित है 2 से, दूसरा सुमेलित है 4 से, दूसरा सुमेलित है 4 से, तीसरा सुमेलित है 1 से और चौथा सुमेलित है 3 से। यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3। यदि पहले ऑप्शन की बात करें तो दो ऑप्शनों में, तो हमें याद करना है 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 126 की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? अब यह आपका कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन था। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो यह आपका राजस्थान का मैप, और राजस्थान की यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान में ये अरावली का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है बजाय किसके? पश्चिमी भाग के। अब यदि आपको जिलों की लोकेशन याद है तो आप आसानी के साथ आंसर कर सकते हैं। यदि हम बात करें दौसा, तो दौसा आपका जयपुर के पास यहाँ यानी पूर्वी राजस्थान का भाग है। फिर यदि हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़ आपका ये दक्षिणी पूर्वी भाग का हिस्सा है। फिर बात करें उदयपुर की, तो ये उदयपुर आपका यहाँ स्थित है। यानी ये तीनों के तीनों जिले कहाँ हैं? अरावली के पूर्व में स्थित है। लेकिन यदि नागौर जिले की बात करें तो नागौर जिला अरावली के पश्चिम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः कौन सी मृदा पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और ये राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है उससे पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कृषि विभाग राजस्थान ने राजस्थान की मृदा को 14 भागों में विभाजित किया है। उसमें से उदयपुर और कोटा को जो मृदा दी गई है वो मृदा है आपकी पर्वतीय मृदा। वो मृदा है कौन सी? पर्वतीय मृदा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 128 की। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? यानी हमें उस पर्वत का नाम बताना है जो जालोर जिले में स्थित नहीं है। अब जालोर की यदि हम बात करें तो झरोला पहाड़, इसराना भाकर, रोजा भाकर। यानी जारोला भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, सुंदा माता, सुंदा पर्वत, ये सारे के सारे कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है। लेकिन यदि हम बात करें गोगुंदा की पहाड़ियों की, तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित है, जहाँ से आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 129 की। और प्रश्न नंबर 129 जो है आपका, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 129। सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों के युग में पाई जाती है? यानी हमें एक तो सबसे कम महिला साक्षरता दर और एक सबसे अधिक साक्षरता दर, यानी पहले बताना है अधिक वाला जिला और फिर बताना है सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला। तो राजस्थान में यदि हम बात करें, सर्वाधिक साक्षरता दर तो हमारी कोटा की है और न्यूनतम साक्षरता दर जालोर की है। तो राजस्थान का जो सीन है, यानी राजस्थान में जहाँ सर्वाधिक है महिलाओं की वहाँ पर सर्वाधिक है, और राजस्थान की जहाँ न्यूनतम है महिलाओं की वहाँ न्यूनतम है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता होगी कोटा की और न्यूनतम होगी किसकी? जालोर की। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बात करते हैं, सन 2002-2003 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था? तो राजस्थान के जो जिले थे, यानी ऑल ओवर टोटल राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो 33वां जिला था वो अस्तित्व में कब आया था? वो अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 2008 को। उस समय तक, यानी 2002-2003 की बात है, राजस्थान में जिले हुआ करते थे 32, और 32 के 32 जिले अकाल की चपेट में थे, भीषण अकाल पड़ा था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बात करते हैं, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019 से 21 के बीच अधिकतम दर यानी प्रतिशत में वनों का विनाश हुआ है? यानी अधिकतम वनों का विनाश कौन से 2 जिलों में हुआ है? तो वो जो 2 जिले हैं उन जिलों के आपके नाम हो जाएंगे जालोर और करौली।
यानी सबसे ज़्यादा वनों का ह्रास जो है वो कौन से 2 जिलों में हुआ है, तब हमारा आंसर होगा जालौर और करौली। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी, यानी राजस्थान राज्य की जो पर्यावरण नीति है, पर्यावरण नीति की बात की गई है कि राजस्थान राज्य की पर्यावरण नीति सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ष 2010 में। यानी राजस्थान की पर्यावरण नीति कब घोषित हुई, वर्ष 2010 में। आगे बात करते हैं 133वें प्रश्न की। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उसके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक है। यानी बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा हुआ है। यदि हमें एग्जैक्टली चीज़ें पता हो तभी हम इस प्रश्न को अटेंड कर पाते हैं। तो हमें पूछा है कि राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनका जो वन क्षेत्र है यानी वनावरण जो है वो भौगोलिक क्षेत्रफल के 10% से ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यदि ऑप्शन नंबर 1 की हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका राजसमंद जो है इसके 11.10% क्षेत्रफल पर वनावरण है। वहीं यदि हम लोग बात करें करौली की तो करौली के 15.28% क्षेत्रफल पर वनावरण है, जबकि धौलपुर के 13.82% क्षेत्रफल पर क्या है, वनावरण है। वैसे आप लोगों को यदि टॉप 5 वन प्रतिशत के अनुसार याद हो तो भी आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि टॉप 5 में करौली है और करौली को देखते ही बाकी के अपन आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी में यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान से रिलेटेड ज़िले हैं, तो अरावली के आसपास के जो ज़िले हैं उनमें आपका सर्वाधिक होगा, तो उसमें आ गया कौन सा, राजसमंद। फिर राजस्थान में 5वें नंबर पे भाई प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा, करौली। भाई सर्वाधिक प्रतिशत वाले जो वन हैं उनमें कौन आता है, करौली आता है। और धौलपुर 13.82%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 134। बड़ा बाग जैसलमेर तथा चित्तौड़ का कौन सा, देवगढ़। बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़ में है, यानी ये किसके लिए प्रसिद्ध है। बायोगैस नहीं होगा, सौर ऊर्जा नहीं होगा, पवन तथा सौर ऊर्जा ये दोनों नहीं होंगे, तो क्या होगा, पवन ऊर्जा। ये दोनों के दोनों जो स्थान है ये आपके पवन ऊर्जा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ अवस्थित है। यानी हमें बताना है कि मेवाड़ जो टेक्सटाइल है, कपड़ों सूती वस्त्र की मिल है, ये कहाँ पे स्थित है, तब हमारा आंसर होगा भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिको का कृषि खाद्य फार्म, यानी इंग्लिश यदि हम देखें तो इसकी इंग्लिश होगी एग्रो फूड पार्क। यानी रिको के द्वारा जो फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं राजस्थान के 4 जिलों में विकसित किए जा रहे हैं। तो आप सीधे सीधा कर सकते हो कि ऊपर की तरफ देखें तो गंगानगर, पूर्व की तरफ देखें तो अलवर, दक्षिण की तरफ देखें तो कोटा और पश्चिम की तरफ देखें तो जोधपुर। यानी ये 4 जगह हैं जहाँ पे क्या स्थापित किए जा रहे हैं, फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं रिको के द्वारा। अब यदि हम बात करें तो गंगानगर और अलवर ये तो दोनों ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप देखो भरतपुर इन चारों में से नहीं है, जैसलमेर इन चारों में से नहीं। अब हमारे पास बच गया कोटा और जोधपुर। कोटा में ये जो स्थापित किया जा रहा है, ये स्थापित किया जा रहा है रामनगर में, रानपुरा में स्थापित किया जा रहा है। लेकिन जोधपुर में जो स्थापित किया जा रहा है वो स्थापित किया जा रहा है बोरानाडा में, यानी बोरानाडा जोधपुर और रानपुर कोटा। तो कोटा का आपको दे रखा है MI है, इसका मतलब कोटा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरानाडा जोधपुर में। आगे बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीपिका मिश्रा को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? वीरता पुरस्कार। और ऐसा करने वाली ये पहली महिला है, यानी पहली महिला जिनको वीरता पुरस्कार दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका मिश्रा। आगे है प्रश्न नंबर 138, भूकिया, जगतपुरा, देलवाड़ा ये पट्टा जो है ये किसके लिए जाना जाता है? तो आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा ये सारे के सारे क्षेत्र जो कि आपके बांसवाड़ा के हैं और ये स्वर्ण निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, यानी सोने के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 139 पे। प्रश्न नंबर 139 था आपका 13 व 14 मार्च 2023 को, 13 व 14 मार्च 2023 को, इसका मतलब मार्च माह का करंट अफेयर पूछा गया है, को किस स्थान पर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। यानी राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तब हमारा आंसर होगा दुर्गापुरा जयपुर। दुर्गापुरा जो कि कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मार्च 2021 में एक सीजन में 5-8 हज़ार मीटर पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाली प्रथम व एकमात्र भारतीय कौन है, तब हमारा आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 141 की। मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किस स्थान पर किया था, तब हमारा आंसर होगा वाराणसी, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। वाराणसी यूपी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 142वां है राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है, तब हमारा आंसर होगा पहला आपका सोरसेन बारा, दूसरा खिंचन जोधपुर और तीसरा हमीरगढ़ भीलवाड़ा। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोरसेन बारा, खिंचन जोधपुर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। ये आपके 22 अप्रैल 2023 को घोषित किए गए थे। राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित हो चुका है, बांज आमली, जो कि आपका 12 में पड़ता है। यहाँ पे ये घोषित हुआ है राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व। यानी राजस्थान में टोटल 27 कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसमें से 3 आपके अप्रैल माह में घोषित किए गए थे, उनका प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 143 की। तो प्रश्न नंबर 143 आपका है हाल ही में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है, उनका हमें नाम बताना है, तो उनका नाम हो जाएगा अजय बंगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है किस देश ने मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया पैसिफिक लीडर्स का कॉन्क्लेव 2023 इसकी मेज़बानी की थी। इसका मतलब ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तब हमारा आंसर होगा ये आयोजित हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली। यानी नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 145 की। प्रश्न नंबर 145 है अप्रैल माह का, ये 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, यानी 76वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसकी थीम क्या है। उसकी थीम है WHO 875 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 145 का। यानी WHO 875 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। प्रश्न नंबर 146 इम्प्रिंट इंडिया योजना। इम्प्रिंट इंडिया योजना जो है, अब देखो यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक सहयोगी पहल है। इसका केंद्र भाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जिसमें शामिल है, तो सीधी सी बात है कि वो तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, तो आगे आता है आपका राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न, वो है आपका प्रश्न नंबर 150। प्रश्न नंबर 150 की बात करें तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाई है। यानी पेंशन जो थी उसकी राशि बढ़ा दी गई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिला को कितनी राशि दी जाती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे यदि हम बात करें तो राजस्थान से रिलेटेड एक सवाल और बचा आपका, और वो सवाल है आपका राजस्थान कृषि से रिलेटेड। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब अधिसूचित की गई, यानी इसकी अधिसूचना कब जारी की गई, तब हमारा आंसर होगा 12 सितंबर 2019। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ये थे भी आपके राजस्थान जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड जो आज के FSO के पेपर में प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन।
उम्मीद है कि मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। इस वीडियो को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।